सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लंबे इंतजार के बाद नगर निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की अधिसूचना जारी होते ही चुनाव की तस्वीर भी साफ कर दी गई है। नगर निकाय चुनाव, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए मतदान 23 जनवरी 2025 जबकि मतगणना 25 जनवरी को कराई जाएगी। सोमवार शाम पत्रकारों से रूबरू आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने नगर निकाय चुनाव की समय सारणी जारी कर दी। नामांकन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि 27 दिसंबर से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और चुनाव प्रक्रिया 25 जनवरी को संपन्न होगी। इस निकाय चुनाव में लगभग मतदान ड्यूटी पर लगभग 24,000 कर्मचारी लगने का अनुमान है। इसी प्रकार 24,000। इसी प्रकार चुनाव का जो प्रबंधन स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसमें लगभग 4,000 अधिकारी कर्मचारी लगेंगे और जो अन्य सेक्टर, जोनल, नोडल, मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी हैं 2,000 वो। इस प्रकार कुल लगभग 30,000 का मानव संसाधन इस चुनाव में लगेगा। इसके अलावा लगभग 18,000 सुरक्षा कर्मी भी निर्वाचन के दौरान ड्यूटी पर रहेंगे और लगभग 2,500 हल्के भारी वाहन जो पोलिंग पार्टीज और अन्य जो मैनेजमेंट है उसमें लगेंगे। पहले की तरह आदर्श आचार संहिता अब लागू हो गई है। हमने कुछ नए दिशा निर्देश भी उसमें जारी किए हैं। एक नई आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता 2024 जारी की है, जो हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, राज्य निर्वाचन आयोग की। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर का कंट्रोल सिस्टम है वो पहले नगर निकाय चुनाव में नहीं था, इस बार हमने उसको लागू किया है। तो इस प्रकार लगभग जो सामान्य अपेक्षक हैं, जो जनरल ऑब्जर्वर हैं, वो 41 कुल रहेंगे प्रदेश में, जो विभिन्न नगर निकायों में ड्यूटी पर जाएंगे। निर्वाचन की सूचना 24/12/2024 को जारी करेंगे। ठीक है, थोड़ा और करो, थोड़ा करो। और नाम निर्देशन पत्र यानी जो नॉमिनेशन है वो 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक नॉमिनेशन किया जा सकता है और नाम निर्देशन पत्रों की जांच जो स्क्रूटनी है वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को की जाएगी और ये 10 बजे से प्रतिदिन शुरू होकर और जिस दिन कार्य समाप्त होगा तब तक ये जारी रहेगी। अगर कोई कैंडिडेट वापस लेना चाह रहा है वो 2 जनवरी को 10 बजे से 4 बजे तक अपना नाम वापस ले सकता है और निर्वाचन प्रतीक आवंटन 3 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर साढ़े 3 बजे तक किया जाएगा। मतदान 23 जनवरी 2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपन्न किया जाएगा और मतगणना 25 जनवरी को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी। 25 जनवरी सुबह 8 बजे से और जब तक मतगणना समाप्त होती तब तक जारी रहेगी। ये जो निर्वाचन है, हमारे राज्य में कुल 107 नगर निकाय हैं, उसमें से 3 नगर निकाय नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में चुनाव नहीं होता है, निर्वाचन नहीं होता है, क्योंकि वहां स्थायी मतदाता नहीं है। 2 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है, पाटी और गढ़ी नेगी। अभी उनका परिसीमन नहीं हुआ है, इसलिए वहां चुनाव नहीं हो पाएगा। जो मतदान कर्मी हैं वो भी इस बार
जो NIC द्वारा डेवलप्ड सॉफ्टवेयर उसके रैंडमाइजेशन के आधार पर उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। और जो रिजल्ट है, रिजल्ट को पब्लिक में प्रदर्शित करने के लिए, परिणामों को, उसके लिए भी हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था करेंगे, ताकि एक विभिन्न टाइम के बाद उस दिन, निर्वाचन के दिन, परिणाम जो है वो पब्लिक डोमेन में डाले जा सकें, दोनों रुझान भी और अंतिम परिणाम। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही भाजपा ने भी जीत का दावा कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो पहली बार प्रदेश में निकाय चुनाव में आपत्तियों की सुनवाई करने के बाद 29 निकायों में जनभावनाओं को देखते हुए आरक्षण बदलने का कार्य हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 25 जनवरी को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो बीजेपी बड़े अंतर से जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। 23 जनवरी को उत्तराखंड के सभी नगर पालिका और नगर निगमों के अंदर स्थानीय निकाय के लिए जनादेश प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूं कि पहली बार का अनुभव है कि जब नगर विकास द्वारा आपत्तियां मांगी गई रिजर्वेशन के बाद, तो जन भावना का कदर किया गया। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई के बाद हुआ। लगभग 39 नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत मिलाकर 39 स्थल थे, जिनमें जन सुनवाई के बाद एक पुनः रिजर्वेशन तय हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं और 25 तारीख को उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में अपना परचम लहराएगी, ऐसा विश्वास। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके तहत खेल मंत्री रेखा आर्या ने राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम देहरादून से प्रचार टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा खेल मंत्री ने सभी 13 जनपदों के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों की समीक्षा की बात भी की। बता दें कि 26 दिसंबर से हल्द्वानी के गोलापार में राष्ट्रीय खेलों की औपचारिक मशाल यात्रा शुरू होनी है। इसके लिए 3 सजे धजे कैंटर व अन्य टीमों को देहरादून से रवाना किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होकर मशाल यात्रा पूरे 1 महीने का सफर तय करते हुए 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। इस दौरान हर जनपद में 2 से 3 दिन तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसमें साइकिल रैली, मैराथन, प्रभात फेरी, रस्साकशी, पंजा प्रतियोगिता, स्कूलों में क्विज जैसे आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा इन कार्यक्रमों के दौरान हर जनपद में कम से कम 500 वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य रखा गया है, जो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में सहभागिता करेंगे। देखिए 26 तारीख से हम लोग हल्द्वानी गोलापार से मशाल यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से शुरुआत होने जा रही है। निश्चित रूप से इसकी तैयारी बैठक जो है आज मैंने ली है और इस तैयारी बैठक में हमारे 13 जनपदों के जिलाधिकारी जुड़े रहे, जिनसे इस यात्रा को हर मुख्यालय तक पहुंचना, मुख्यालय से ब्लॉक लेवल तक में इस राष्ट्रीय खेलों का अथवा मशाल यात्रा का पूरी जन जागरूकता करना, इसके साथ ही वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन होना, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी जो कि जिलाधिकारी अपने स्तर से कर सकते हैं बतौर उनको सुझाव उनको दिए गए हैं, जिसमें हमारी मैराथन से लेकर वो किसी प्रकार की प्रतियोगिता जिसमें रस्साकशी हो गया या पुशअप हो गया, पंजा प्रतियोगिता हो गया, इस प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा जनमानस को एकत्रित करते हुए निश्चित रूप से ऐसे किसी फेमस शख्सियत को भी बुला सकते हैं। इसके अलावा हमारे संबंधित हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारे विधायक गण है या प्रभारी मंत्री हैं, उनको भी वे आमंत्रित कर सकते हैं। हमारे 3 कैंटर जो है आज हमने उन्हें हरी झंडी दिखाते हुए जनपदों की ओर रवानगी दे दी है और वे सबसे पहले तो हल्द्वानी पहुंचेंगे और वहां पर 2 दिन लगातार प्रचार प्रसार करेंगे। इसके बाद में वे ही कैंटर फिर उधम सिंह नगर पहुंचेंगे और उधम सिंह नगर से फिर वे कैंटर जो है आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से लगातार जो है 13 जनपदों का जो है प्रचार प्रसार इन कैंटरों के माध्यम से होगा और एक मुख्य दिन जो है
हर मुख्यालयों पे कार्यक्रम होगा या जिलाधिकारी जहां जहां ये कार्यक्रम तय करेंगे तो वहां वहां वो कार्यक्रम होंगे, और जिसमें हमारा मौली होगा और मौली मशाल लेके जो है सबके सामने जो है किस प्रकार से हमारा जनगण मन जुड़ सकता है, सबके साथ कनेक्शन बनाएगा। तो एक आज पूरी बैठक का विषय इसी प्रकार का रहा है कि हमें इस कार्यक्रम को बहुत प्रचार प्रसार के साथ काम करना है, बहुत अधिक इसको लोगों को जोड़ने का काम करना है, लोगों को वॉलंटियर बनने का अवसर देना है, इसे अत्यधिक आकर्षक बनाना है, इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 26 जनवरी को जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस होगा उस दिन भी हम लोग अपने चाहे झांकी के रूप में हो, चाहे अपने किसी प्रचार प्रसार के विभिन्न स्वरूपों में हो, तो राष्ट्रीय खेलों को केंद्र बिंदु में रखते हुए भी हम लोग कार्यक्रम करें। ये आज जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया है, आग्रह भी किया है, और इसके साथ ही जितने भी प्लेटफॉर्म हमारे, चाहे वो सोशल मीडिया के हों या हमारे स्थानीय प्रेस हो, उनको भी वे आमंत्रित करें, इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी वे आमंत्रित करें, जिससे कि जो है अधिक प्रचार प्रसार जो है प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच सके। इसको लेकर जो है आज की ये पूरी बैठक हुई है। निश्चित रूप से जिलाधिकारियों ने काफी हद तक इसकी तैयारियां की हैं, और मुझे लगता है कि ये मशाल यात्रा हर जिले से जुड़कर, हर उत्तराखंडी भाई बहन से जुड़ते हुए राष्ट्रीय खेल के अलग को जला। देहरादून के मेहुवाला में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिलान्यास किया। 8.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों एवं स्टाफ की व्यवस्था करने को अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मपुरी में बालिका इंटर कॉलेज निर्माण को लेकर जल्द अनुमति दिए जाने का भी ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को इलाज के लिए अब लाखों की आबादी को दूर नहीं जाना पड़ेगा, और दून जिले में 100% डॉक्टर, ANM, फार्मासिस्ट, आशाएं, नर्सिंग और CHO पूरे दे दिए हैं। अब सरकार बैकलॉग के 280 डॉक्टर भी देने जा रही है। दून जिले में 6000 लोगों का इलाज रोजाना किया जा रहा है। लक्सर तहसील प्रशासन अवैध खनन को लेकर पूरा सख्त नजर आ रहा है। तहसील प्रशासन की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में लगे सिंह स्टोन क्रशर और हाईवे कंस्ट्रक्शन स्टोन क्रशर को सीज कर दिया है। वहीं SDM सौरभ असवाल का कहना है कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए तहसील प्रशासन की ओर से संयुक्त टीमें नियुक्त की गई हैं, जिसमें खनन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की टीमें शामिल है, जिनके द्वारा 2 स्टोन क्रशरों को सीज किया गया था। और उन्होंने कहा अवैध खनन के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जो है वो जारी रहेगी और क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रभावी रोकथाम के लिए हमारी तरफ से टीमें नियुक्त की गई हैं, जिसमें खनन विभाग और राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। उसमें कल 2 स्टोन क्रशर को भी सीज किया गया है, और ये है कि हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार मौके पे जा रही है, और जहां पर भी अवैध खनन मिल रहा है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लेकर आपको बता दें संकल्प जो है वो लिया गया है, और संकल्प के बाद पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 अलग अलग टीमों का गठन करके भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया, शिवनाथपुर पुरानी बस्ती मालधन चौड़ में मुखबिर की सूचना पर इसी गांव में रहने वाले नरेश कुमार के घर के अंदर जमीन के नीचे बने कमरे से 8 प्लास्टिक के कट्टों जो है कट्टा बरामद किए गए हैं, और आपको बता दें इन कट्टों में 110 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी नरेश कुमार एवं उसकी पत्नी कविता देवी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पिरुमदारा क्षेत्र में चौकी इंचार्ज सुनील धानिक द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक कार की चेकिंग के दौरान उसकी डिक्की से 17 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद करते हुए टीम ने दिग्विजय सिंह निवासी हेमपुर स्माइल, हिम्मतपुर, काशीपुर जिला, उधम सिंह नगर एवं नेमपाल यादव निवासी
ढकिया नंबर 1 कुंडेश्वरी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया चारों आरोपियों से 127 क्विंटल अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतरराज्य बाजार में कीमत 32 लाख रुपए है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड महोदय के नशा मुक्ति देवभूमि कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नैनीताल के द्वारा ये एक नशा मुक्ति अभियान इस थाने के अंतर्गत चलाया गया, जिसमें 2 जगहों पर कल जो है भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। नंबर 1 टीम बालधन क्षेत्र में, जहां पर उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार वो उप निरीक्षक नीरज चौहान के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एक घर में मुखबिर की सूचना के आधार पर एक घर में जो है दबिश दी गई, जिसके परिप्रेक्ष्य में वहां से 110 केजी गांजा जो है बरामद हुआ है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला जो है इसका कारोबार करते हुए उसमें मिले हैं, जिनको हमने गिरफ्तार किया है। दूसरी घटना हमारे पिरूमदारा क्षेत्र में है, जिसमें उप निरीक्षक सुनील धानिक मई हमराई कर्मचारियों के ये भी चेकिंग के अभियान में इनके द्वारा भी जो है 17 किलो 14 ग्राम गांजा जो है बरामद किया है। कुल इसमें 4 मुलजिम है, जिसमें 3 पुरुष हैं और एक महिला वो है, और इस संबंध में जो है स्थानीय रामनगर में हमारे द्वारा जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी चल रही है। बरामद हुआ, उसकी कितनी कीमत है? इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 32 लाख रुपया आंकी गई है। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने रुड़की नगर निगम पहुंचकर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से बैठक की। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी ने निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे और चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा भी की गई। सह प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि रुड़की निकाय चुनाव को लेकर बैठक की गई है और सभी प्रत्याशी अच्छे से दिलो जान से चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। उन्होंने कहा कि इस बार रुड़की नगर निगम में बनने जा रहा है। जो लोग हमारे नेता लोग दावेदार हैं उसके टिकट के, वो लोग भी आए हैं, कार्यकर्ता भी आए हैं। सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रुड़की नगर निगम में किस तरह से चुनाव लड़े और बढ़िया तरीके से चुनाव लड़े, जिससे हमें जीत हासिल हो। देखिए, कांग्रेस जो हमारा निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हो, जिसकी जीतने की स्थिति हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को लंबे समय से जिसने काम किया हो और पार्टी के लिए बहुत ही डेडिकेटेड हो, ऐसे लोगों को टिकट। कांग्रेस पार्टी 6 महीने पहले से डिमांड कर रही है, 1 साल पहले से डिमांड कर रही थी कि चुनाव कराओ। हमारी तैयारियां उसी टाइम से थी। हम कर रहे हैं, संगठनात्मक रूप से भी काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में भी काम कर रहे हैं। हमारे इंचार्जेस पिछले 2 महीनों से जिलों में जाके वो लोगों से बात कर रहे हैं, प्रोबेबल कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग ठंडे हैं, हम भाजपा से 2 कदम आगे ही हैं। आज हमारे बीच में सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी आए थे और सब अपने अपने उन्होंने को विचार बताए गए कि हमारा समुदाय इतना है, वो इतना है। टिकट के लिए सब प्रत्याशियों ने आवेदन किया हुआ, तो उन्हें अपने अपने विचार रखे गए। देखिए, मैं पिछले 30 वर्षों से पार्षद और सभासद के रूप में हूँ, तो सभी समुदाय अच्छे हैं और सब मिलजुल कर हमें वोट देंगे और पार्टी हमारे पे ध्यान देगी, हमें टिकट। नए साल के जश्न से पहले जिस बर्फबारी का इंतजार मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता के लोग कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। मौसम ने अचानक करवट बदली और रिमझिम हल्की बूंदाबांदी के बीच चक्राता की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई। लोखंडी सहित कई ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। स्थानीय व्यवसायियों को उम्मीद है कि नए साल से पहले पहाड़ की ये चोटियां बर्फ से ढक जाएंगी। बर्फबारी शुरू होने से स्थानीय कारोबारी के चेहरे पर जो है वो खुशी देखने को मिली। उनके चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि नए साल के जश्न के मौके पर अच्छी बर्फबारी के बाद भारी संख्या में पर्यटक चक्राता का रुख भी करेंगे।
सुशासन सप्ताह के अंतर्गत डोईवाला के प्रेमनगर स्थित मारखम ग्राम पंचायत घर पर तहसील व ब्लॉक स्तरीय बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डोईवाला तहसीलदार सोहन सिंह रांगड़ सहित तमाम विभाग के अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही शिविर में आने वाले फरियादियों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही तुरंत निस्तारण किया गया। सरकार द्वारा पूरे उत्तराखंड में संचालित इस समय सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी क्रम में आज मारखम ग्राम में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो भी हमारे तहसील लेवल के, ब्लॉक लेवल के जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे समाज कल्याण हो, कृषि हो, उद्यान हो, वन हो, आंगनबाड़ी हो, पशुपालन हो, चिकित्सा विभाग हो, इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण विभाग सभी का एक कैंप लगाया गया है, बहुउद्देशीय शिविर लगाया है। अभी तक जो है लगभग 14 शिकायतें आ चुकी है हमारे पास, विभिन्न डिपार्टमेंटों से संबंधित है, वन विभाग से भी है, राजस्व विभाग से भी संबंधित है, समाज कल्याण विभाग से संबंधित है, पेयजल से संबंधित है, विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें आई है। कुछ को तो डायरेक्ट निस्तारण हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनमें जांच हो जानी है, मौके का सत्यापन होना है। तो सत्यापन उपरांत जो भी जैसी भी शिकायतें होगी, जैसे निराकरण हो सकता है तो उस स्तर से निवारण किया जाएगा। सर, क्या वजह रही कि जनता नहीं पहुंच पाई? प्रचार प्रसार की कमी रही? क्योंकि देखा जा रहा है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी सर्द है और मेरा जो मानना है इस समय नगर निकाय चुनाव में भी अंतिम दौर में चल रही है, तो जो स्थानीय लोग हैं हो सकता है वो अपने उस संबंध में भी जो आजमाइश कर रहे हैं, मौसम भी थोड़ा वैसा है। और अभी भी हमारे डीएम साहब के लेवल पे थानों में एक बहुत बड़ा शिविर लगा था और परसों दुधली में भी लगा था और अभी रेनापुर ग्रांड में भी लग रहा है। तो इसी मतलब सप्ताह के तौर पे 3-4 जगह एक साथ होने के कारण हो सकता है कि जनता जो है एक जगह पे इकट्ठी नहीं आई, लेकिन लोग आ रहे हैं और कंटिन्यू आ रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब एक जगह पे भीड़ नहीं लग रही, लेकिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार ऐसा बन रहा है। चलिए, उत्तराखंड की इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।